कहानी की शुरुआत होती है और हम आयरिस नाम की एक महिला को देखते हैं जो बहुत मायूस लग रही थी, जैसे मानो कि वह किसी शोक में डूबी हुई हो। उसके पास वाली टेबल पर एक टॉय बोट रखी हुई थी, ना जाने क्यों जिसकी तरफ वह एकटक देखे ही जा रही थी। फिर चुपचाप वह अपने बिस्तर से उठकर नीचे आती है और ड्रॉअर से चाकू निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। जिसके बाद वह अपना फोन भी घर पर छोड़कर अपने पति को बिना कुछ बताए कार से कहीं जाने लगती है। अब काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वह कार को एक जगह रोकती है और हाइकिंग करके एक ऊंचे पहाड़ पर जाती है। यहाँ पेड़ के पास एक बच्चे की तस्वीर रखी हुई थी जो पहले आयरिस का बेटा हुआ करता था, लेकिन एक हादसे के चलते वह अब इस दुनिया से जा चुका है, जिसे लेकर आयरिस बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। वह उस टॉय बोट को तस्वीर के पास रख देती है और जो चाकू अपने साथ लाई थी उस चाकू से पेड़ पर नामों के पहले लेटर्स लिखती है। उन लेटर्स को देखकर लग रहा था कि आयरिस अक्सर यहाँ आती जाती रहती है, लेकिन आयरिस अपनी दुखी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वह एक ऊंची पहाड़ी से कूदकर सुसाइड करने का फैसला करती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज सुनाई पड़ती है। वाह क्या मौसम है, ये सुनकर आयरिस खुद को रोक लेती है। दरअसल ये आदमी रिचर्ड था जो यहाँ घूमने आया था। रिचर्ड कहता है कि मैंने पीछे तुम्हारे बेटे का मेमोरियल देखा। आयरिस कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। रिचर्ड कहता है कि तुम अकेली नहीं हो जो इस तरह के दर्द से गुजर रही हो, मेरी भी एक हसीन लाइफ हुआ करती थी। एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार से कहीं जा रहा था, तभी हम दोनों का झगड़ा होने लगा और कार एक दीवार से जा टकराई, जिसमें मेरी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। उस दिन से मैं रोज खुद को कोसता रहता हूँ, हालांकि मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि मैंने आखिरी बार उससे क्या कहा। फिर आयरिस बताती है कि मैं मेरे पति और बेटे के साथ इस जगह पिकनिक मनाने आए थे। हम दोनों कुछ काम करने में बिजी हो गए और तभी हमारा बेटा पहाड़ी से नीचे गिर गया। मुझे उसकी चीख तक सुनाई नहीं दी। इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ और अब हार मान चुकी हूँ। रिचर्ड कहता है कि हारने का ये मतलब तो नहीं कि नाउम्मीद हो जाओ। इतना कहकर वह यहाँ से चला जाता है। तभी वह देखता है कि आयरिस भी उसके पीछे आ गई है। ये देखकर रिचर्ड को भी अच्छा लगता है कि उसने सुसाइड करने का ख्याल त्याग दिया है। अब ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन आयरिस अपनी कार का दरवाजा नहीं खोल पाती। रिचर्ड कहता है कि शायद तुम फंस गई हो। तभी वह पीछे से छाता लेकर आता है और उसे जोर का झटका देकर बेहोश कर देता है। अब आयरिस जब होश में आती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और रिचर्ड उसे कार से कहीं लेकर जा रहा था। आयरिस हड़बड़ाहट में पूछती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे पति मुझे ढूंढने आते ही होंगे। रिचर्ड कहता है कि सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। फिर वह उसे उसके बेटे की बोट भी देता है, जिसे देखकर आयरिस को याद आता है कि उसकी पॉकेट में एक चाकू भी है। अब वह उस चाकू से जिप टाइज को काटने लगती है और जैसे ही उसके हाथ खुलते हैं तो वह रिचर्ड पर हमला कर देती है, लेकिन रिचर्ड पहले से ही सतर्क था। आयरिस उसे मार नहीं पाती, लेकिन इसी बीच उनकी कार एक पेड़ से जा टकराती है, जिसमें इन दोनों को हल्की फुल्की चोटें आती हैं। फिर रिचर्ड किसी तरह कार से बाहर आता है और आयरिस को फिर से दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस के पास चाकू था, इसीलिए वह उसके ज्यादा नजदीक नहीं जाता। तभी वह कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें पैरालाइसिस करने का इंजेक्शन दिया है, जिसका असर शुरू होते ही तुम्हारी बॉडी 20 मिनट में बंद पड़ जाएगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन आयरिस उसकी बात न मानकर जंगल की तरफ भाग जाती है। वह बिना रुके तब तक भागती है जब तक कि रिचर्ड से काफी दूर नहीं निकल जाती। लेकिन अब इंजेक्शन का असर भी शुरू हो चुका था, जिसके कारण उसकी बॉडी सुन्न पड़ने लगती है और अब उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी। फिर कुछ समय बाद उसके दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वह हाथों के बल चलकर वहां बह रही नदी के किनारे पहुंच जाती है। उधर रिचर्ड भी उसका पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, आयरिस पानी में कूद जाती है और नदी की धारा उसे अपने साथ आगे की तरफ बहा ले जाती है। वहीं रिचर्ड उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह पानी में नहीं जाता। आयरिस देखती है कि नदी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए वह लकड़ी के सहारे किनारे तक आती है और किसी तरह खुद को पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इंजेक्शन का असर अब बढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है और अब उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मानो जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। आयरिस का शरीर अब पूरी तरह से पैरालाइसिस हो चुका था, यानी कि उसकी बॉडी में अब कोई हलचल नहीं हो रही थी। वह अब केवल सुन और देख सकती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, जो आयरिस को ऐसी हालत में देखकर बात करने की कोशिश करता है।
लेकिन आयरिस कुछ बोल नहीं पाती। वह अपनी पलकें झपकाकर इशारा करती है कि वह केवल सुन और देख सकती है, बोल नहीं सकती। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि आयरिस को मदद की जरूरत है, इसीलिए वह अपने घर से एक ट्रॉली लेकर आता है और आयरिस को उसमें डालकर यहाँ से ले जाता है। अब वह मदद बुलाने के लिए 911 पर कॉल करने ही वाला होता है कि तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। विल दरवाजे पर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये रिचर्ड है, जो आयरिस को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। रिचर्ड झूठ बोलता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी वाइफ लापता है। बिल कहता है कि तुम यहीं रुककर इंतजार करो, मैं अभी आया। विल अंदर आकर फिर से 911 पर कॉल करने लगता है, लेकिन तभी रिचर्ड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। बिल गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर रुकने के लिए कहा था। रिचर्ड कहता है कि मेरा फोन कहीं गुम हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारा फोन इस्तेमाल करना है। बिल कहता है कि मैं पुलिस को फोन करके तुम्हारी पत्नी को ढूंढने के लिए कहता हूँ, लेकिन रिचर्ड नहीं चाहता था कि पुलिस यहाँ आए, इसीलिए वह रोने का नाटक करने लगता है और कहता है कि अगर तुमने पुलिस को फोन किया तो वो लोग मुझे मेरी पत्नी से अलग कर देंगे। दरअसल वह दिमागी रूप से बीमार है और उसे दौरे भी पड़ते हैं। बिल को उस पर तरस आ जाता है, जिसके बाद विल कॉल कट कर देता है क्योंकि बिल ने हाल ही में अपनी पत्नी को खोया था। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड जिस सोफे पर बैठा हुआ है उसके ठीक पीछे आयरिस है, जिसे बिल ने वहां छुपा दिया था। वह रिचर्ड की सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक रिचर्ड का फोन बजता है, जबकि उसने कहा था कि उसका फोन कहीं गुम हो गया है, इसीलिए अब बिल को उस पर शक हो जाता है। रिचर्ड भी ये बात जान चुका था और इससे पहले कि वह विलियम पर हमला करता, विलियम उसे धक्का देकर अलमारी के नीचे दबा देता है। फिर वह 911 पर कॉल कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है और वह रिचर्ड की जमकर धुलाई करता है, लेकिन रिचर्ड उसे बातों में उलझाकर चाकू उसके पैरों में घुसा देता है, जिससे बिल कमजोर पड़ जाता है और रिचर्ड उसे जान से मार डालता है। तभी वॉकी टॉकी पर आवाज आती है कि पुलिस की गाड़ियां निकल चुकी हैं, जिसके बाद रिचर्ड पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है ताकि पुलिस जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें कोई सबूत न मिले। वहीं हम आयरिस को देखते हैं जो सोफे के पीछे सब कुछ देख रही थी। इंजेक्शन का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा था और वह अपनी एक उंगली से फर्श पर टैप करती है ताकि रिचर्ड उसे सुन सके, लेकिन वह घर को आग के हवाले कर देता है और विलियम की कार लेकर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसे खिड़की के पर्दे में कुछ हलचल नजर आती है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो वहाँ आयरिस छिपी हुई थी, जिसे बचाकर वह बाहर ले आता है और कार में लाकर बिठा देता है। आयरिस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस आदमी से वह बचकर भाग रही थी उस आदमी से ही मदद मांगनी पड़ेगी। अब रिचर्ड आयरिस को लेकर यहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे उसकी पत्नी का फोन आता है, जो बताती है कि हमारी बेटी बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है, इसीलिए हम लोग भी सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। हालांकि रिचर्ड उन्हें यहाँ आने के लिए मना करता है, लेकिन पत्नियों के आगे चलती ही किसकी है। अब वो लोग कल 10 बजे यहाँ आने वाले थे। इस बात से रिचर्ड काफी परेशान हो जाता है और अब तक आयरिस को उसने जो भी बताया था वह सब झूठ था। फिर वह कार को एक फ्यूल स्टेशन पर रोकता है और जब वह पेमेंट करने अंदर जाता है तो आयरिस किसी तरह कार से बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शायद उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए वह किसी तरह अपनी सीट बेल्ट को खोल लेती है, जिसके बाद उसका सर खिड़की के कांच से टिक जाता है। तभी एक छोटा सा बच्चा खिड़की के नजदीक आता है, जिसे देखकर आयरिस को अपने बेटे की याद आने लगती है, लेकिन तभी उस बच्चे की माँ उसे अपने पास बुला लेती है। रिचर्ड जब ये देखता है तो वह आयरिस की सीट बेल्ट लगाकर यहाँ से चला जाता है। अब वह उस जगह जाता है जहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ वह खून से सने हुए अपने कपड़े बदलता है और अपनी गाड़ी को टो करने के लिए उसे बांधने लगता है। वहीं हम देख पाते हैं कि आयरिस की बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। उसकी उंगलियों में अब मूवमेंट थी। इसी बीच यहाँ पुलिस की एक कार आकर रुकती है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि इस गाड़ी के लिए हमारे पास कॉल आई थी, जिन्हें मदद की जरूरत थी। रिचर्ड कहता है कि जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल पुलिस को कॉल फ्यूल स्टेशन वाली उस महिला ने की थी, जिसे आयरिस को देखकर शक हो गया था कि शायद वह किसी मुसीबत में है। फिर ये ऑफिसर पूछताछ करने आयरिस के पास जाता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती और बहुत ही धीमी आवाज से कहती है कि मेरी मदद करो। जिसके बाद ये ऑफिसर गाड़ी की तलाशी लेता है और तभी उसे एक इंजेक्शन और कुछ जिप टाइज मिलती हैं
और इससे पहले कि वह रिचर्ड के खिलाफ कोई एक्शन ले पाता, रिचर्ड गाड़ी खींचने वाले हुक को उसके सर में दे मारता है और पीट पीट कर उसकी जान ले लेता है। इस तरह एक बार फिर आयरिस का प्रयास विफल हो जाता है, जबकि रिचर्ड उस पुलिस ऑफिसर को उसी कार में बंद करके उसे आग के हवाले कर देता है, जैसा कि उसने बिल के साथ किया था। जिसके बाद वह आयरिस को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिप टाइज के पास रखा इंजेक्शन गायब है। रिचर्ड अब बहुत गुस्से में था, क्योंकि कुछ भी उसके प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा था और अब तक वह 2 लोगों का खून भी कर चुका है, जिसका इल्जाम वह किसी तरह आयरिस पर डालना चाहता था। हालांकि आयरिस की हालत अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। वह पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लगता है तुम्हारी ये हालत तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद हुई है। जिसके बाद रिचर्ड गुस्से में कार रोकता है और बताता है कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का मरता हुआ चेहरा दिखाई देता था। जब वह मेरी गोद में आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त मैंने कुछ नया महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। मैंने हॉस्पिटल के बेड पर बार बार उन पलों को जिया। आयरिस समझ जाती है कि ये सीरियल किलर आदमी खुद को गॉड मानता है और उस पल को बार बार जीना चाहता है जिन पलों में उसकी गर्लफ्रेंड आखिरी सांसें ले रही थी, इसीलिए वह ये सब कर रहा है। आयरिस पूछती है कि तुमने मरते वक्त ग्लोई से क्या कहा था? रिचर्ड कहता है कि जब ग्लोई आखिरी सांसें ले रही थी तो मैंने उसे थैंक यू कहा था। आयरिस कहती है कि ये तुम हमेशा नहीं कर सकते, एक दिन तुम पकड़े जाओगे और फिर तुम्हारा परिवार जिसे तुम बेहद प्यार करते हो वह छूट जाएगा। तुम अपनी बेटी से भी कभी नहीं मिल पाओगे, इसीलिए तुम मुझे सड़क के किनारे छोड़कर चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन रिचर्ड मन बना चुका था कि जो वह करना चाहता है वह करके रहेगा। फिर वह आयरिस को लेकर एक खुफिया जगह पहुंचता है जो उनका आखिरी स्टॉप होने वाला था। रिचर्ड गाड़ी को एक नदी के पास ले जाकर रोक देता है और कहता है कि मुझे अफसोस है कि हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। तभी आयरिस उस इंजेक्शन को रिचर्ड के पैर में घुसा देती है, लेकिन वह पैरालाइसिस के चलते उसे इंजेक्ट नहीं कर पाती। जिसके बाद रिचर्ड उस इंजेक्शन को बाहर निकालकर उसे खाली कर देता है। अब तक आयरिस की हर कोशिश नाकाम ही रही थी। वह पूछती है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मुझे मरने से क्यों रोका? रिचर्ड कहता है कि शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। फिर वह गाड़ी से उतरकर पीछे से चाकू निकालता है और आयरिस के हाथ बांधकर उसे घसीटते हुए नदी के पास ले जाता है, जहां एक बोट पहले से मौजूद थी। वह आयरिस को उस बोट में बिठाकर उसे नदी के बीच में ले जाने लगता है। आयरिस देखती है कि बोट में 2 ईंटें रखी हुई हैं, शायद जिनका इस्तेमाल वह आयरिस को बांधकर पानी में फेंकने के लिए करेगा। ये देखकर आयरिस खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। वह रिचर्ड से कहती है कि क्या तुम मरने से पहले मेरा एक काम करोगे? मेरी पॉकेट में जो टॉय बोट रखी है उसे निकाल दो, वह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। रिचर्ड को भी लगता है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए, इसीलिए वह उस टॉय बोट को निकालने के लिए आयरिस के नजदीक आता है। लेकिन आयरिस की नजर रिचर्ड के पीछे लगे उस चाकू पर थी और तभी आयरिस चुपके से चाकू निकालकर उसकी गर्दन के आर पार कर देती है। रिचर्ड जैसे तैसे करके उस चाकू को बाहर निकालता है और गन से आयरिस को मारने की कोशिश करता है। तभी आयरिस बोट को जोर जोर से हिलाने लगती है, जिससे रिचर्ड का संतुलन बिगड़ जाता है और वह नदी में गिर जाता है, लेकिन उसकी गन बोट में ही रह जाती है। रिचर्ड फिर से बोट पर चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक आयरिस के हाथ गन लग चुकी थी और वह रिचर्ड पर कई गोलियां चलाती है, जिसमें 2 गोलियां रिचर्ड को लगती हैं और वह फिर से पानी में गिर जाता है। आखिरकार इस बार आयरिस को कामयाबी मिलती है और वह चैन की सांस लेती है। तभी अचानक बोट में पानी भरने लगता है। आयरिस देखती है कि बोट में कई छेद हो गए हैं, क्योंकि जब उसने गोलियां चलाई थीं तो उनमें से कुछ बुलेट्स बोट में लगी थीं। अब धीरे धीरे बोट पानी से भरने लगती है, जिसके बाद आयरिस एक गहरी सांस लेती है और बोट पूरी तरह से डूब जाती है। फिर कुछ देर बाद आयरिस पानी से बाहर आती है और हाथ बंधे होने के बाद भी तैरते हुए किनारे तक पहुंच जाती है। फिर वह चेक करने के लिए अपनी उंगलियों पर काउंट करती है और देखती है कि इंजेक्शन का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तभी उसे रिचर्ड दिखाई देता है, जो तैरते हुए नदी के किनारे पर आ गया था। फिर वह रिचर्ड के पास जाती है और देखती है कि वह तड़पते हुए अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आयरिस उसके नजदीक आती है और कहती है थैंक यू, क्योंकि आयरिस अपनी जिस लाइफ को खत्म करने जा रही थी अब उसे उसकी अहमियत समझ आ गई है और अब उसके पास जिंदगी जीने का एक नया नजरिया है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी डोंट मूव मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।